तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुम्मा 06/10/2025 को ईंधन के दहने वाले माजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने वुज़राए रियासत कोटा रेड्डी वेंकट रेड्डी और आतुम कुमार रेड्डी के हमरा भारत फ्यूचर सिटी का हवाई मुआयना किया। ये जायजा आइंदा तेलंगाना राइजिंग 2047 आलमी सरबराही इजलास के इंतजामात का मुआयना करने के लिए किया गया। ये इजलास रियासत में 8 और 9 दिसंबर 2025 को मुनक़िद होने वाला है। हवाई जायजे के दौरान वज़ीर आला ने स्टेज बैठने के इंतजामात और मेहमानों की आमद और रफ्त के रास्तों का मुशाहिदा किया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की कि आलमी इजलास के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल की जाएं। तेलंगाना राइजिंग 2047 का मकसद रियासत को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाना और नए मंसूबों पर गौर करना है। उन वुज़रा ने हिदायत दी कि हिफाजत और इंतजामात के मेयार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा वज़ीर आला के सीआर और उनके बेटे पर शदीद सियासी हमला करते हुए कहा कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। उन्होंने वाज़े अल्फाज में तनकीद की कि जब तक के सीआर का बेटा उनके करीब रहेगा वो पार्टी के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रहेगा। रेवंत रेड्डी ने बयान दिया कि उनका बेटा हकीकत में बीआरएस पार्टी को दफन कर देने का बाइस बनेगा। वज़ीर आला ने आइंदा के बारे में कहा कि अगर के सीआर को दोबारा इक़्तिदार मिलता है तो अच्छे दिन के बजाय डूबने के दिन वापस आएंगे। रेड्डी ने के सीआर की मौजूदा हालत को काबिल रहम करार दिया और उनके माजी के उरूज को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब होमगार्ड भी महमूद अली और एटाला राजिंदर जैसे वुज़रा और रुकन पार्लिमान को दरवाजे से वापस भेज देते थे। ताहम अब हालात ये हैं कि सीआर अपनी सियासी बका के लिए सरपंचों और वार्ड मेंबरान से मिल रहे हैं। वज़ीर आला की ये शदीद तनकीद तेलंगाना की सियासत में तुंदो तेज बहस का बाइस बन गई है। అయ్యా నువ్వు వండుకోలే ఉండు ఊరికి తెల్లారాల్సిన పని లేదు ఊరు ఎట్లా తెల్లారాలనో ఊర్లను ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలనో మాకు తెలుసు నిన్న సర్పంచులతో కూర్చున్నాడు మనకు మంచి రోజులు వస్తాయని ఇద్దరు సర్పంచులను పిలుచుకున్నాడు నలుగురు వార్డు మెంబర్లను పిలుచుకున్నాడు నిజంగానే ఆయన పరిస్థితి చూస్తే దీనావస్థ పాపం ఒకప్పుడు బానే బతికినోడు ఎట్లుండే ఒకప్పుడు ఎంపీలు మంత్రులు మహమూద్ అలీ పోతే ఈటల రాజేందర్ పోతే మంత్రులను కూడా గేట్ కార్డు ఉన్న హోంగార్డులు మెడల మీద కొట్టి బయటికి పంపించారు మంత్రులు పోతే కూడా గెలిచేటోడు కాదు కేసీఆర్ నిన్న చూస్తే సర్పంచ్ను నలుగురు వార్డు మెంబర్లను కూర్చొని అయ్యా బిడ్డ మనకు మంచి రోజులు వస్తాయని ఆయనను చూస్తే నాకు సామెత గుర్తొచ్చింది మూలుగుడేమో మున్పటోలేనేమో మందేమో ఎప్పటోలేనే అని వెనకటి పెద్దోళ్ళు చెప్పారు ఏదైనా పని చెప్తేనేమో మూలిగేటోడంట మందు ఉన్నది రా దావత్ అంటే నాకు కావాల్సిందే నాకు ఆపు కావాలి ఫుల్ కావాలని మూడుగుడేమో మున్పటోలేనేమో మందేమో ఎప్పటోలేనే అని నిన్న ఆయన మంచి రోజులు వస్తాయంటున్నాడు మంచి రోజులు నగదు నాయన నీకు అవకాశం వస్తే ముంచే రోజులు వస్తాయి నువ్వు నీ కొడుకు నీ అల్లుడు నీ బిడ్డ కలిసి 4 దిక్కుల తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పీక్క తిన్నారు దోసుక తిన్నారు ఇంకా కూడా మీ ఆకలి తీరలేదా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల్ని మీరు నలుగురు కలిసి పీక్క తిని ఈ రోజు తెలంగాణను అప్పుల పాలు చేసి 8 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పుల పాలు చేసినా ఇంకా మీ ఆశ సావలేదు మీ ఆకలి తీరలేదంటే ఇక దేవుడు ఒక్కడే మీను శిక్షించేటోడు ప్రజలు శిక్షించారు ఆలోచన చేయండి చంద్రశేఖరరావు గారు అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు నీ అధికారం పోగొట్టారు పార్లమెంట్ ఎన్నికలప్పుడు నీకు గుండు సున్నా ఇచ్చారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలప్పుడు నీకు నిలబడడానికి అభ్యర్థి దొరకలే మొన్న జూబ్లీహిల్స్ లో రెఫరెండం అంటే బోడబండ కాడ బండకేసి బాది బొంద పెట్టారు మాకెవ్వడు అక్కర్లేదు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మా దిక్కుంటే నీ పక్కనే నీ కొడుకుంటే చాలు నీ పార్టీని బొంద పెట్టనీకే నీకెవ్వడు అక్కర్లేదు నీ కొడుకే గుదిబండ ఆ బండ ఉన్నంతసేపు నీ పార్టీని బొంద పెడతారు ఇక మంచి రోజులు ఎన్నికలు వస్తాయి కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి రోజులు వచ్చినాయి తెలంగాణ ప్రజలకు 24 గంటలు విద్యుత్ వచ్చింది तेलंगाना के रहनुमा के टीआर ने मुल्क की शहरी हवाबाजी की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तनकीद करते हुए सियासी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हवाबाजी का पूरा निज़ाम सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया के हाथों में मरकूज हो गया है। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 5 दिनों से मुल्क के एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से भी बदतर हो गए हैं।
ये चंद हाथों में ताकत के मरकज होने और उसके मनफी नताइज सामने आने की वाज़े मिसाल है। उन्होंने गुज़िश्ता साल के एक कानून को याद दिलाया जिसमें शहरी हवाबाजी की वजारत ने पायलटों के मजदूरी के इस्तेहसाल को रोकने के लिए औकात कार मुकर्रर किए थे। उन्होंने दावा किया कि इस कानून के बावजूद इंडिगो ने पायलटों के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया, जिसके नतीजे में सिर्फ एक दिन ने इंडिगो की तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख हुईं और सफ़र करने वालों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। KTR ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि इंडिगो और एयर इंडिया के शदीद दबाव के सबब मरकज़ी वजारत को खुद ही अपना नाफिज करदा कानून वापस लेना पड़ा। ఒక్క మాట ఇంకొక మాట ఇవాళ సందర్భం కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా. మీరు చూసుంటారు ఇవాళ నిన్న మొన్న వార్తలు గత 5 రోజులుగా ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా సరే పవర్ అంతా ఒకరిద్దరి చేతుల కేంద్రీకృతమైతే ఏమవుతుందంటే ఇక దాని దుష్పరిణామాలకు ఇవాళ భారతదేశంలో ఏవియేషన్ రంగంలో జరుగుతున్నది ఒక ఉదాహరణ. మీకు గత 5 రోజులుగా మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్లన్నీ రైల్వే స్టేషన్లు బస్ స్టాండ్ల కంటే అధ్వానం అయిపోయినాయి. ఎక్కడికక్కడ వేలాది మంది తన్నుకుంటాను కొట్టుకుంటాను ఎయిర్పోర్ట్లలో. తెలుసా ఎందుకో? ఇండిగో వాడు మొత్తం బంద్ పెట్టిండు. ఎందుకు బంద్ పెట్టిండు? ఇది గమ్మతైన ఉదాహరణ. మీరు చెప్తే అర్థం చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది నేనేం చెప్తున్నాను. సంవత్సరం కిందట సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ కొన్ని రూల్స్ పాస్ చేసింది. ఏమని? శ్రమ దోపిడీ చేయొద్దు, వారానికి ఒక పైలట్ అంటే ఆయన గింతనే నడపాలి, ఇంతకంటే ఎక్కువ నడపద్దు అని చెప్పి సంవత్సరం కింద రూల్స్ పాస్ చేసిండ్రు. సంవత్సరం కిందటనే వాళ్ళు కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చిండ్రు. DGCA, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా రెండే ఉన్నాయి భారతదేశంలో, ఇంకోటి లేడు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది లిటరల్గా ఇద్దరు వ్యక్తుల చేతులు మొత్తం భారతదేశంలోని విమానయానం మొత్తం 2 సంస్థల చేతులు ఆధీనం అయిపోయింది. ఏమైంది ఇవాళ దానివల్ల? సంవత్సరం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినా శ్రమ దోపిడీకి అలవాటు పడ్డోడు దాన్ని మార్చుకోక పని చేయలే, ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చేసుకోలే. దాంతో ఏమైంది? నిన్న ఒక్క రోజు 1000 విమానాలు క్యాన్సిల్ అయినాయి. 1000, ఒకటి కాదు రెండు కాదు. మరి ఏమవుతుంది? ఎయిర్పోర్ట్ బస్ స్టాండ్ అయిపోయింది. వాస్తవం ఇది. ఏం జరుగుతుంది? కొంతమంది వ్యక్తుల చేతుల్లోనే మొత్తం శక్తి కేంద్రీకృతమైతే దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ, ఆ దుష్పరిణామానికి గొప్ప ఉదాహరణ నిన్న మొన్న విమానయాన రంగంలో జరుగుతున్న వ్యవహారం. ఒక ఇండిగో, ఒక ఎయిర్ ఇండియా రెండే మిగిలినాయి ఇప్పుడు భారతదేశంలో. ఒకటి టాటా, ఇంకోటి ఇండిగో. వాళ్ళ చేతులకు పోయింది దేశం. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎస్ అంటే ఎస్, నో అంటే నో. ఆఖరికి ఏమైంది తెలుసా? 5 రోజుల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం మేల్కొని వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్ వాళ్ళే వెనకకి తీసుకున్నది. ఇవాళ వాళ్ళు ఏ ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చిర్రో, ఇండిగో వాడు మారలే, ప్రైవేట్ వాడు దిగిరాలే. నేను తప్పు చేసినా ఒప్పుకుంటలేడు. వానికి ఫైన్ వేసే దమ్ము లేదు ప్రభుత్వానికి. ఏమైంది ఆఖరికి? ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆర్డర్ ప్రభుత్వం వెనకకి తీసుకొని ఇంకొక టైం ఇస్తాము అని చెప్పి తగ్గక తప్పని పరిస్థితి వచ్చింది. ఏమవుతుంది? శక్తి మొత్తం, సంపద మొత్తం కొంతమంది చేతుల్లో కేంద్రీకృతం అయితే అంటే ఒక గిదవుతుంది. పోర్టులు, సీ పోర్టులు, రైల్వేలు మొత్తం ఇచ్చేస్తే ప్రైవేటులకు, అది కొంతమంది చేతుల్లోనే ఉంటే వాడు మునిగితే మొత్తం దేశం మునుగుతుంది. దానికి గొప్ప ఉదాహరణ ఇవాళ మన కళ్ళ ముంగటనే కన. साबिका वजीर और रुकन असेंबली मलवा रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत को के लाचलंज करती हुई एक नया कानून के नफाज का मुतालबा किया है। वजीर आला ने हाल ही में ऐलान किया था कि सिनेमा टिकटों की बढ़ी हुई कीमत का 20% फिल्मी कारकुनों को देने का कानून लाया जाएगा। मलवा रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर यह कानून मंजूर हो सकता है तो फिर सनती अराजी, इंडस्ट्रियल लैंड की फरोख्त पर भी इसी उसूल को लागू किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि सनती ज़मीनों को बेचने से हासिल होने वाली आमदनी का 20% सनती कारकुनों को मिलना चाहिए। साबिका वजीर ने यकीन दिलाया कि BRS पार्टी हर हाल में सनती कारकुनों के हुकूक और इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करेगी। उन्होंने कारकुनों को अपने हक़ के लिए दिल्ली तक जाकर लड़ने की तरग़ीब दी। मलुआ रेड्डी ने इस जिदोजहद के लिए कारकुनों के सफ़र के अखराजात की मदद के लिए 10 लाख रुपए का अतिया देने का भी ऐलान किया। ఇదే మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు జూబ్లీ హిల్స్లో ఎలక్షన్లో ఒక మాట చెప్పిండు సినీ కార్మికుల దగ్గరకు వచ్చి, ఎవడైతే టికెట్ సినిమాకు పెంచుకుంటాడో వాళ్ళకు 20% కార్మికులకు, సినీ కార్మికులకు ఇవ్వాలన్నాడు. మరి ఈడ కూడా అదే చట్టం తీసుకురా. ఎవడైతే భూమి అమ్ముతుండో 20% ఆ భూమిలో వాల్యూ కార్మికులకు ఇచ్చేసాయి, నువ్వు కమ్ముకొని పో, ఓ చట్టం తీసుకురా. మనం కూడా ఇదంతా ఆయన చెప్పిన దానికి ఆయననే అడుగుతున్నాం. మనమందరం కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ లీగల్ టీం తోటి మన రామన్న చెప్తాడు, ఇవన్నీ కూడా లెటర్లు రాసి ఢిల్లీ దాకా కూడా రాసి మనమందరం కూడా పోయి తెలంగాణలో మన కేంద్రంలో 2 జాగాలలో కొట్లాడే అవసరం ఉన్నది. మీ అందరికి కూడా మద్దతుగా మా BRS పార్టీ ఉంటుంది. దానికి తోడు నా వంతు ఖర్చుల కింద 10 లక్షల రూపాయలు పార్టీలో జమ చేస్తా. మీకు యుద్ధం ఢిల్లీ పోతుంది కానీ ఈడ కానీ దేనికైనా సరే
నేను 10 లక్షలు ఇస్తా, మిగతా డబ్బులన్నీ కూడా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెడుతుంది, మీకు అండగా ఉంటుంది, అన్ని రకాల కూడా ఆదుకుంటాం. తప్పకుండా తెలంగాణనే కాదు దేశమంతా కూడా కార్మికుల లోకాన్ని, కార్మికుల నాయకులను, ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులంతా కూడా ఏకం చేసి ఢిల్లీకి పోయి ధర్నా చేద్దామని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నా. మనం अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। ये इज्तिमा सकवली तलबा में किताबों की तकसीम की तकरीब के मौके पर मुनक़िद किया गया था, जिसमें तकरीबन 1542 अफराद ने शिरकत की। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़ये को हिंदुस्तान की तारीख का एक सिया दिन करार देते हुए सख्त मजम्मत की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मस्जिद को मुनहदिम न किया जाता तो अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया होता। असद अल दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि मुतनाज़ा मकाम पर मस्जिद मौजूद थी। उन्होंने अपने नज़रिए का इआदा करते हुए कहा कि वो जगह क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। उन्होंने मुल्क में पेश आने वाले तमाम फ़िरका वाराना वाक़यात की भी सख्ती से मजम्मत की। ख़ास तौर पर उन्होंने सन 1984 के सिख मुखालिफ फसादात पर भी नाराज़गी का इजहार किया। उनके बयानात ने सियासी हलकों में एक नई बहस को जन्म दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सियासी रवैये पर शदीद इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी मुल्क के लिए गांधी ख़ानदान की दी गई कुर्बानियों और इसार की तौहीन कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी के मुताबिक गांधी खानदान को जलील करना और उन्हें बदनाम करना मोदी का एक बाकायदा सियासी एजेंडा बन चुका है। कांग्रेसी रहनुमा ने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म को इस तरह की सियासी साजिशों और मनफी हरकत पर फौरी तौर पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने मोदी को इक़्तिदार की हकीकत याद दिलाते हुए कहा कि इक़्तिदार और ताकत हमेशा के लिए किसी एक शख्स के लिए दायमी नहीं होती। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान ने मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जग्गा रेड्डी के ये बयानात हुक्मरान जमात के खिलाफ कांग्रेस की बढ़ती हुई जारहाना मुहिम की अक्कासी करते हैं। ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు బీజేపీ పార్టీ నెహ్రూ గారిని కించపరచడమే కేంద్ర బీజేపీ సర్కారు ఒక ఎజెండాగా పెట్టుకుందని నిన్న సోనియా గాంధీ గారు చాలా స్పష్టంగా వారు చెప్పడము, వారు మాట్లాడడం జరిగింది. నేను ఈనాటి జనరేషన్ కానీ ప్రజలందరినీ నేను ఈ మీడియా ద్వారా కోరుతున్నా, వారి త్యాగాలు, వారి కష్టాలు ఈరోజు బీజేపీ దాన్ని మర్చిపోవాలనే కుట్రలో భాగంగా ఆ కుటుంబాన్ని టార్గెట్గా చేసుకొని బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారు పనిచేస్తుడని, ఇది మంచిది కాదు, మంచి పద్ధతి కాదు. ఇలాంటి సాంప్రదాయాలకు మీరు పులి స్టాప్ పెట్టండి. అధికారం ఉంటుంది, అధికారం పోతుంది, అధికారం వస్తుంది, అధికారం పోతుంది. చరిత్రలో అసలు చరిత్రలో కొంతకాలమే పవర్ ఉంటుంది, కొంతకాలం ఉండదు. కానీ త్యాగాలు, పాలన, మంచి పాలన జనాలు చూస్తుంటారు, గుర్తిస్తుంటారు. కొన్ని పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొంత ఎమోషన్స్కి లోనయ్యి ఆ ఎన్నికల్లో కొంత జరుగుతుంటే అనుకోకుండా పొరపాట్లు. तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के यौम वफ़ात बरसी को नज़रअंदाज करने पर एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अम्बेडकर के मद्दाहों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर आइनसाज बाबा साहिब की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने ऐसा जाहिर किया जैसे इसे आज बरसी की तारीख का इल्म ही नहीं है। मजलूम और दबे कुचले तबकात की तरक्की और बहबूदी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की जिदोजहद को मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर अलहिदा रियासत तेलंगाना के हुसूल में आइन के आर्टिकल 3 ने जो अहम किरदार अदा किया था वो लायक तहसीन है। साबिका BRS हुकूमत ने हैदराबाद के निचले इलाके में 125 फुट का अजीम अलशान मुजस्समा नस्ब करके बाबा साहिब को सच्चा खराज अकीदत पेश किया था। इसके अलावा साबिका वज़ीर आला के CR ने रियासती सेक्रेटरीट को भी उनके नाम से मौसूम करके मुनासिब एहतराम बख्शा था। मगर आज कांग्रेस हुकूमत ने टैंक बंड के करीब कायम अम्बेडकर के बड़े मुजस्समे पर फूल माला भी नहीं चढ़ाई।
अम्बेडकर के मद्दाहों और तंजीमों ने इस गफलत पर रेवंत हुकूमत की सख्त मजम्मत की है। मीरचल जिला में मेडीपली पुलिस थाने की हुदूद में वाक़े नारुपली के नलुआ मलुआ रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर शदीद कशीदगी का माहौल है। तनाव इस वक्त पैदा हुआ जब गुज़िश्ता रोज़ कॉलेज के अमले और इंतज़ामिया ने पहले साल के एक तालिब इल्म के खिलाफ कार्रवाई की। तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर अलिफ़ाउपा दुक्शा का रिवायती मलबूस पहना हुआ था, जिस पर इंतज़ामिया ने एतराज़ किया। कॉलेज इंतज़ामिया ने यूनिफॉर्म की पाबंदी का हवाला देते हुए तालिब इल्म को ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म पहनने पर मजबूर किया। इस वाक़े से तालिब इल्म शदीद दिली तौर पर रंजीदा हुआ और उसने पूरा वाक़या रिकॉर्ड करके समाजी मीडिया पर जारी कर दिया। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अलिफ़ाउपा सौम्यूं BJYM और ABVP समेत दीगर हिंदू तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन इंतज़ामिया की जानिब से मजहबी लिबास की तज़हीक और तालिब इल्म को मजबूर करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इंतज़ामिया के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मेडीपली पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। मुल्क के शहरी हवाबाजी के निज़ाम में शदीद बिगाड़ आ गया है, जिसके नतीजे में हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी बदतरीन सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। निजी एयरलाइन इंडिगो की परवाज़ें मुल्क भर में लगातार चौथे दिन बड़े पैमाने पर मनसूख हो गईं। सिर्फ हैदराबाद के एयरपोर्ट पर ही अब तक 69 इंडिगो परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इस बड़े पैमाने पर मनसूखी की वजह से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई समेत दीगर बड़े एयरपोर्टों पर अफरा-तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट लाउंज और इलाके मुसाफरीन के हुजूम और सूटकेसेस के ढेर की वजह से रेलवे स्टेशनों की मुशाबहत इख्तियार कर चुके हैं। हज़ारों मुसाफरीन को अपनी उड़ानों की मनसूखी और ताख़ीर के बाइस रातें एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ रही है। मुसाफरीन की शदीद परेशानी इंडिगो की इंतज़ामी नाअहली और सारिफीन की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करने को ज़ाहिर करती है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले का फौरी नोटिस ले और मुसाफरीन के लिए मुतबादिल इंतज़ामात करे। वाह 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 वाह। फ्लाइट सर्विस कैंसिल होने के बाद की पोजीशन, पब्लिक परेशान, व्यवस्था धाराशायी, कंपनी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, यात्री परेशान।
रोमानिया में एक हैरानकुन और ड्रामाई हादसा पेश आया जब 55 साला मर्सिडीज ड्राइवर की गाड़ी एक गोल चक्कर पर हुआ में उड़ गई। हादसे की बुनियादी वजह यह बनी कि ड्राइवर को गाड़ी चिल्लाते वक्त एक तिब्बी आर्जा पेश आया और उसने गाड़ी पर काबू खो दिया। सीसीटीवी फुटेज में वाज़े दिखाई देता है कि तेज रफ्तार मर्सिडीज ने गोल चक्कर को काटते हुए दो खड़ी गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाई। तेज रफ्तारी की वजह से गाड़ी बिल्कुल सीधी बढ़ती रही और उसने एक बस और सिक्योरिटी कैमरे को बाल बाल टकराने से बचा लिया। हादसे की शिद्दत के बावजूद ड्राइवर जख्मी हुआ, लेकिन इसकी जान महफूज रही, जिसे एक मोजिज़ा करार दिया जा रहा है। रेस्क्यू अमले ने फौरी तौर पर ड्राइवर को तिब्बी मुआयने के लिए मस्तशफ़ मुंतकिल किया। तिब्बी जायजे के बाद 55 साला ड्राइवर ने खुद अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने से इनकार कर दिया। यह वाक़या लोगों में गाड़ी चलाने के दौरान सेहत की हिफाजत के हवाले से एक अहम इंतबाह है। अमरीका के शहर बर्मिंघम में एक रिहायशी कम्प्लेक्स में भयानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 तीलगो तालिब इल्म हलाक हो गए। ये आग अचानक भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा कम्प्लेक्स घने धुएं की लपेट में आ गया। आग लगने के वक्त इस अपार्टमेंट में तकरीबन 10 तीलगो तालिब इल्म मौजूद थे, जो लोगों की तरह अंदर फंस गए। घने धुएं के बाइस तालिब इल्मों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा और उन्होंने खौफ के मारे चीखना शुरू कर दिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर पहुंचा और अंदर फंसे 13 अफराद को बाहर निकाल लाए। हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 2 तालिब इल्मों को फौरी तौर पर मस्तशफ़ मुंतकिल किया गया। ताहम हैदराबाद के इन दोनों तालिब इल्मों ने जख्मों की ताब न लाकर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हलाक शुदगान में कोकटपली और अडोमोला से जा रेडी शामिल हैं, जो अलबामा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। इस सानहे के बाद हिंदुस्तानी कम्युनिटी और अहल खाना में शदीद सोग का माहौल है। कौमी दारुल हुकूमत में हुआ के मेयार की सूरत-ए-हाल बदस्तूर बदतरीन होती जा रही है, जिसके पेश नज़र धूल और धुंध स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए गए हैं। इंदिरा गांधी IG स्टेडियम के करीब वाक़े रंग रोड के अतराफ बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम और इंसदादी इक़दामात जारी है। गर्द गुबार को कम करने और हुआ के मेयार को बेहतर बनाने के लिए पानी का छिड़काव करने वाले ट्रक तैनात किए गए हैं। ये खुसूसी ट्रक तेज़ी से फैलने वाली फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए सड़कों पर मुसलसल पानी छिड़क रहे हैं। धुंध की रोकथाम के लिए दीगर जदीद आलात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि फ़ज़ा की सफाई यकीनी बनाई जा सके। हुक्काम ने ख़ास तौर पर उन इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है जहां गर्द गुबार की सतह ज़्यादा है। उन इक़दामात का अहम मकसद शहरियों की सेहत को ख़तरा बनने वाले को कम करना है। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि सर्दियों के मौसम में ऐसे इक़दामात की शदीद ज़रूरत है। मकामी अवाम ने इन इक़दामात का खैर मकदम किया है और हुआ के मेयार में बेहतरी की उम्मीद ज़ाहिर की है।
आंध्र प्रदेश के बोपटुल्ला जिला में माटुवर मंडल के दरुनादोला गांव में वीआरए बरहमिया ने मुसल्लाह हैकर शदीद हंगामा आराई की और इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। वीआरए बरहमिया शराब के नशे में था और गांव की एक शराब की दुकान के करीब था। नशे की हालत में इसका झगड़ा आरटीसी के ड्राइवर सुबहानी से हो गया। इस झगड़े के बाद वीआरए बरहमिया ने ड्राइवर सुबहानी को जान से मारने की सीधी धमकी दी। धमकी देने के बाद वो घर से कुल्हाड़ी और चाकू जैसे खतरनाक हथियार लेकर सुबहानी के घर की तरफ भागा। बरहमिया कंधे पर कुल्हाड़ी और बाइक पर चाकू रखे सारे गांव में ड्राइवर सुबहानी की तलाश करता फिरा। वीआरए की इस दहशतगर्दी की हरकत से मकामी रिहायशी शदीद तशवीश और खौफ में मुब्तला हो गए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी कि कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आ जाए। पुलिस ने बरहमिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद टोली चौकी पुलिस ने घर में चोरी नकद चोरी के एक अहम केस को हल करते हुए एक खातून और एक मर्द समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान की शनाख्त रहीना बेगम घरेलू मुलाजमा और मोहम्मद रज़ाक ऑटो ड्राइवर के तौर पर हुई है। पुलिस ने उन मुल्जिमीन के कब्जे से चोरी शुदा सारा सामान बरामद करने में कामयाबी हासिल की। बरामद शुदा मसरूका माल की कल मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए है, जो मुकम्मल तौर पर बरामद हो गया है। इसमें 4.5 तोला सोना, 50 तोला चांदी के जेवरात और 5,000 रुपए नकद रकम शामिल है। ये केस फराउना बेगम की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में कीमती जेवरात की चोरी की इत्तला दी थी। पुलिस ने मुस्तनद इत्तला मिलने के बाद टोली चौकी में कार्रवाई की और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए चोरी करने का इकबाल जुर्म किया। एसीपी सैयद फयाज की निगरानी में एसएचओ और क्राइम टीम ने काबिल तहसीन पेशा वराना सलाहियत का मुजाहरा किया। हिंदी में हैदराबाद शहर के कोतवाल अली जनाब वीसी सज्जनार साहब के सदारत में और हमारे साउथ वेस्ट जोन डीसीपी साहब श्री जी चंद्रमोहन साहब के सदारत में आज टोली चौकी पुलिस स्टेशन की हदूद में एसएचओ रमेश नायक और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बालाराज और उनके क्राइम टीम तमाम 2 सरखे के वारदात केसेस में आज डिटेक्शन किया है। उस सिलसिले में आज ये प्रेस मीट किया गया है। हमारे कमिश्नर साहब के सदारत में जो भी प्रॉपर्टी, जो भी थेफ्ट केसेस है और औरतों के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं और साइबर क्राइम है और एनडीपीएस में और तवज्जो दे रहे हैं। हम लोग उसके तहत और अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्कूल्स के पास और कम्युनिटी में जाके भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये साइबर क्राइम का ज़्यादा चल रहा है, उसकी वजह से कर रहे हैं। ये वारदात के 2 केसेस में आज टोली चौकी पुलिस स्टेशन के क्राइम टीम ने जो डिटेक्शन किया है और उनको अपनी हिरासत में लेके जो भी चोरी का माल उनके उसमें कब्जे में हमने बरामद किया है। एक क्राइम अपने एक फरहीना बेगम नामकारी एक औरत ने 25 तारीख के दिन आके हमारे पास कंप्लेंट किए हैं और उनके पास सोना चोरी हो गया है। जितने भी बोल के हम लोग हमारी क्राइम टीम टोली चौकी के क्राइम टीम ने तहकीकात